उन्होंने मुझे किस करने की कोशिश की, उन्होंने मुझे हक करने की कोशिश की, खींचा, इधर उधर हाथ लगाने की कोशिश की। मैंने उनको धक्का दिया, मैंने बोला सर मुझे यहाँ से जाना है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहद पावरफुल डायरेक्टर जिनके ऊपर ऐसे ऐसे खतरनाक आरोप लगे कि उनकी जगह पर कोई और होता या आज के सोशल मीडिया वाला जमाना होता तो उनकी वाकई बखिया उधेड़ दी जाती। लेकिन आज भी वो डायरेक्टर इंडस्ट्री में एक अच्छा ओहदा और प्रेस्टीज होल्ड करते हैं। उनके अच्छे कनेक्शंस हैं और उनकी फैटर्निटी के लोगों को जैसे उनसे कभी कोई दिक्कत ही नहीं रही। जी नहीं, ये करण जौहर नहीं बल्कि अपने दौर के उनसे भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल बुली करने वाले करियर ब्लैकलिस्टिंग के लिए फेमस फिल्म मेकर रहे हैं सुभाष घई। इस डायरेक्टर पर कभी किसी एक्ट्रेस को हैरेस करने के आरोप लगे तो कभी किसी एक्ट्रेस ने शारीरिक एक्सप्लॉयटेशन का केस भी दर्ज करा दिया। कभी किसी नई लड़की को हीरोइन बनाने के नाम पर उसकी कास्टिंग काउच की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनी तो कभी किसी एक्ट्रेस के खिलाफ न्यूज़पेपर्स में उल्टे सीधे इश्तेहार छपवा देने और उसे कोर्ट में घसीटने के चलते ये सुर्खियों में बने रहे। इन तमाम शानदार कारनामों को करने वाले शख्स सुभाष घई को एक फेमस और पावरफुल फिल्म मेकर के तौर पर जाना जाता था, लेकिन हरकतें बिल्कुल इनकी हैं 2 टके वाली। माधुरी, मीनाक्षी, महिमा, मनीषा, ये सब लोगों ने मेरे से ग्रूमिंग लिया, काम किया, मेहनत की, हम लोगों ने स्टार बने। बाय बाय, थैंक यू, लुक आफ्टर योरसेल्फ। तो इन महाशय पर आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस की लिस्ट वैसे तो बहुत लंबी है, लेकिन इनमें कुछ चर्चित नामों की बात करें तो मनीषा कोइराला, महिमा चौधरी और कैट शर्मा का नाम खूब उछला। साथ ही ऐश्वर्या राय के साथ इनकी कुछ हरकतों को लेकर लोगों की ओर से इन्हें कॉल आउट किया गया। यानी उन एक्ट्रेस में किसी ने खुलकर इन पर एलिगेशन लगाए तो कुछ खामोश रह गईं। लेकिन उनके साथ सुभाष घई के क्रिंज बिहेवियर को देखकर लोगों ने खुद ही पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया कि ये उनके साथ ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। हालांकि सुभाष घई पर ऐसे कई सार्वजनिक आरोप लगे, लेकिन आश्चर्य ये कि इनमें से ज्यादातर आरोप कानूनी रूप से साबित नहीं हो सके और इनका बाल भी बांका नहीं हुआ। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे एलिगेशंस झूठे थे या सुभाष जैसे पावरफुल शख्स ने इन्हें झूठा साबित करवा दिया, या फिर आरोप लगाने वाली उन एक्ट्रेसेस ने अपने करियर की खातिर आखिरकार पीछे हटना ही बेहतर समझा, या उन्हें डरा धमका कर खामोश कर दिया गया। फिर सबूतों के अभाव में सुभाष घई बच निकले। आज के अपने इस एपिसोड में इसे ही डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। बता दें कि सुभाष घई 1980 और 90 के दशक में हिंदी सिनेमा के सबसे खास और सक्सेसफुल फिल्म मेकर्स में से एक थे। इन्होंने परदेश, राम लखन, खलनायक, सौदागर जैसी कई सुपरहिट फिल्मों का डायरेक्शन किया, लेकिन फिर भी कई तरह के विवादों में घिर गए और अपनी हरकतों की वजह से नोटोरियस डायरेक्टर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल हो गए। अब शुरुआत करते हैं मनीषा कोइराला के इंसिडेंट से। सुभाष घई ने जिन एक्ट्रेसेस का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की, उनमें सबसे चर्चित नाम रहा एक्ट्रेस मनीषा कोइराला का। मनीषा ने इनके डायरेक्शन में साल 1991 में फिल्म सौदागर से अपने करियर की शुरुआत की थी। सुभाष घई उन्हें बॉलीवुड में लॉन्च कर रहे थे, तो इनके बीच कुछ समय तक तो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन कुछ रिपोर्टर्स के अनुसार बाद में सुभाष घई की शूटिंग के दौरान मनीषा के साथ गलत अप्रोच से करीब बुलाने की ये कोशिश करने लगे। नहीं रुकी मैं जिंदा। ये वो दौर था जब कई एक्ट्रेसेस की मम्मियां सेट पर उनके साथ जाया करती थी या उनकी मैनेजर वगैरह ज्यादातर आसपास ही होती थी। इसी तरह मनीषा की मां भी हमेशा उनके साथ होती थी। तो आरोपों के मुताबिक सुभाष घई ने इसका एक काट निकाल लिया और उनकी मां को वैनिटी वैन के बाहर इंतजार करने के लिए कहने लगे। और जब वो इसके पीछे की वजह पूछती तो गुस्सा हो जाया करते थे कि पहली फिल्म से ही ये हाल है, अभी तो लॉन्च भी नहीं हुई, अभी से इतने नखरे मत दिखाओ। लेकिन इससे मनीषा कोइराला काफी ज्यादा परेशान रहने लगी और इंडस्ट्री के अपने कुछ दोस्तों से सुभाष घई की इन हरकतों के बारे में शेयर करने लगी। बताया जाता है तब मनीषा ने यह बात उस समय के सिने एक्टर्स यूनियन के अध्यक्ष मिथुन चक्रवर्ती को भी बताई थी, लेकिन एक प्रभावशाली फिल्म मेकर के ऊपर लगाए गए इस आरोप को खामोशी से दबा दिया गया और ये अफवाह उड़ाई जाने लगी कि मनीषा ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रही हैं। हालांकि टेंशन के इस माहौल में ही सौदागर फिल्म की शूटिंग जारी रही और बनकर रिलीज भी हो गई। लेकिन तभी कहीं से कुछ और खबर भी लीक हो गई।
उस जमाने के फेमस फिल्मी मैगजीन स्टारडस्ट में एक ब्लाइंड आइटम छपा जिसमें दावा किया गया कि सुभाष घई मनीषा कोइराला को अपने बंगले पर लेकर गए और उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश की। इसका मनीषा ने विरोध किया, जिसके बाद उन्होंने मनीषा के साथ मारपीट भी की। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई थी ये तो पता नहीं, लेकिन ये न्यूज जंगल में आग की तरह फैलने लगी। फेमस पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक भी इस तरह की घटना घटी थी, लेकिन उनके पास सूत्रों के अलावा कोई और प्रूफ नहीं था। बता दें कि तब मनीषा कोइराला ने अपनी मम्मी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, सुभाष घई आदमी के वेश में एक जानवर हैं। उन्होंने मुझ पर झपट्टा मारा था और मैं इतनी डरी हुई थी कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं इस बात से स्तब्ध थी कि कैसे उनके कद और उम्र का आदमी मेरी उम्र की मासूम लड़की के साथ ऐसा कर सकता है। साथ ही मनीषा की मां ने भी सुभाष घई के बारे में कई बातें बोली। उन्होंने कहा, हमारी भी कोई इज्जत है। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि इन माँ बेटी दोनों ने ही खामोशी अख्तियार कर ली। अब इसके पीछे दो तरह की वजह होने के कयास मीडिया में लगाए गए। एक ये कि मनीषा इंडस्ट्री में रहकर इतने बड़े फिल्म मेकर से पंगा नहीं लेना चाहती थी, और दूसरा ये कि उनके ऊपर लगातार प्रेशर डाला गया और खामोश रहने की हिदायत दी गई। क्योंकि अजीब बात यह है कि आगे फिर मनीषा ने इस पूरे विवाद पर कभी खुलकर बात नहीं की, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आगे कभी भी इस प्रोडक्शन बैनर या सुभाष घई के साथ काम भी नहीं किया। तब के फिल्मी मैगजीन में सुभाष घई को लेकर एक बात सामने आई कि जब मनीषा उनसे कटी कटी सी रहने लगी थी तो उन्होंने कहा था, हा मुझसे बच के कहां जाओगी। लेकिन इन तमाम एलिगेशंस के बावजूद सुभाष घई ने प्रेस के सामने एकदम चुप्पी बनाए रखी। लेकिन उन्होंने मनीषा कोइराला के साथ फिर कभी काम नहीं किया। चलिए अब बात करते हैं महिमा चौधरी की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों की। तो महिमा को भी साल 1997 में फिल्म परदेश में सुभाष घई ने ही ब्रेक दिया था। साथ ही तब इस तरह की खबरें छापी गईं कि घई ने फिल्म रिलीज के पहले और बाद में महिमा के करियर ग्रोथ में काफी हेल्प की। यहां तक कि इनके इंटरव्यूज और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सपोर्ट के लिए ज्यादातर मौजूद रहते थे। जैसे सिमी ग्रेवाल के शो में जहां सभी अपने पार्टनर के साथ जाते हैं, वहीं महिमा और सुभाष घई साथ पहुंचे थे। वहीं दूसरी तरफ सबको झटका लगा जब महिमा ने यह कहकर बवाल मचा दिया कि सुभाष घई उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। महिमा चौधरी ने बाद में बताया कि सुभाष घई ने उन्हें बेहद परेशान करके रख दिया। उन्होंने उन्हें लगातार बुली किया, कोर्ट में मामला लेकर चले गए और ट्रेड मैगजीन में एक ऐड दिया जिसमें कहा गया कि महिमा के साथ काम करने वाले किसी भी निर्माता को पहले उनसे संपर्क करना होगा। इसके कारण महिमा चौधरी के हाथ से कई अच्छी फिल्में निकल गईं, जैसे साल 1998 की सत्या। साथ ही 1999 की ताल से भी सुभाष घई ने महिमा को बाहर करके ऐश्वर्या को साइन कर लिया। साथ ही महिमा चौधरी ने सुभाष घई पर मानसिक उत्पीड़न और गलत ढंग से पेश आने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुभाष घई ने न केवल उनका नाम रितु से बदलकर महिमा कर दिया, बल्कि ये भी कहा कि वो उनके ऊपर मालिकाना हक रखते हैं। वो महिमा के पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों डिसीजंस में दखल देने की कोशिश करने लगे और महिमा के विरोध करने पर उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से बाहर निकलवाने की धमकी देने लगे। सुभाष घई ने तब दावा किया कि महिमा इनके बीच 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जो 5 साल का था। पहली फिल्म के लिए महिमा को 5 लाख रुपए, दूसरी के लिए 7 लाख रुपए और तीसरी फिल्म के लिए 10 लाख रुपए मिलने थे। इस बीच महिमा सुभाष घई के परमिशन के बिना कोई फिल्म, एड या शो नहीं कर सकती थी और यदि वो ऐसा नहीं करती तो उन्हें अपनी इनकम का 35% हिस्सा सुभाष घई की मुक्ता आर्ट्स को देना पड़ता। लेकिन महिमा ने कहा ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं हुआ और उन्होंने दूसरे प्रोजेक्ट करने शुरू कर दिए। अब कौन सच बोल रहा था कौन गलत, लेकिन फिर भी बात इतनी बढ़ गई कि सुभाष घई कोर्ट चले गए और महिमा के कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज के मुताबिक चैलेंज कर दिया। लेकिन फिर अकेले पड़ गई नई नवेली एक्ट्रेस महिमा को एहसास हुआ कि इस फाइट में उनका लगातार नुकसान हो रहा है और उन्होंने कोर्ट से बाहर सुभाष घई से सुलह कर ली। लेकिन इस विवाद की वजह से आगे कभी भी महिमा ने सुभाष घई के साथ काम नहीं किया और सुभाष घई ने भी ताल से उन्हें बाहर करके ऐश्वर्या को साइन कर लिया। तो चलिए अब ऐश्वर्या राय की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म ताल के प्रमोशनल फोटोशूट के समय की है। इसमें फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई, ऐश्वर्या राय, अनिल कपूर और अक्षय खन्ना के साथ नजर आ रहे हैं। सफेद कपड़ों में किए गए इस फोटोशूट में क्या आपको सब कुछ नॉर्मल लग रहा है या इसमें कुछ प्रॉब्लमैटिक नजर आ रहा है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तो इसे ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली, लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया के बूम के बाद काफी लोगों ने इसे नोटिस किया और कॉल आउट करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि फोटो तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, न 90s के दौर के लिए न ही अब के लिए।
क्योंकि आज भी कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर कभी भी फिल्म के पोस्टर शूट में इस तरह उसकी लीड एक्ट्रेस को पकड़ के फोटो नहीं खिंचाता, वो भी इतना कसकर। यानी ये काफी अनयूजुअल और वियर्ड था। हाँ, तब भी फिल्मों के प्रमोशन या पोस्टर शूट के लिए उसके एक्टर्स साथ में पोज देकर फोटो जरूर खींचते थे, लेकिन कोई भी डायरेक्टर उनमें ऐसे नहीं घुस जाता था। तो हीरोइन के लवर की तरह चिपके हुए उनसे उम्र के लगभग 30 साल बड़े अंकल सुभाष घई भला यहाँ क्या कर रहे थे? और अगर उनको पोस्टर में आने की भूख थी भी तो साइड में या सोफिस्टिकेटेड अंदाज में पोज दे सकते थे, लेकिन ये बीच में जाके खड़े हो गए, वो भी हीरोइन को टाइट हक देते हुए, और फिल्म में उनके लवर बने एक्टर्स को साइड में खड़ा कर दिया। इसके अलावा जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तब भी लोकेशंस पर कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स ली गई थी जिनकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। यानी वो सिर्फ अकेले ही ऐश्वर्या पर हक नहीं जमा रहे थे, बल्कि दुनिया को भी अपनी पावर दिखा रहे थे कि वो ऐश्वर्या जैसी मिस वर्ल्ड के साथ कैसा रिलेशन रखते हैं या उन्हें कैसे कंट्रोल करते हैं। हालांकि ऐश्वर्या राय हमेशा अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए जानी जाती हैं, तो उन्होंने सुभाष घई की इन हरकतों को लेकर कभी मीडिया में किसी कंट्रोवर्शियल सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन गौर करने वाली बात है कि इसके बाद भी इनके साथ काम भी कभी नहीं किया। भले इस फिल्म को पाने के लिए उन्होंने कंप्रोमाइज किया हो या ना किया हो ये तो पता नहीं, लेकिन इनकी हरकतों से परेशान वो जरूर थी, तभी आगे बिल्कुल उनसे अलग हो गईं। तो सुभाष घई ने भी इस चीज की खुन्नस लगातार निकाली और आगे चलकर कई ऐसे इंटरव्यूज देने लगे जहां वो ऐश्वर्या को नेगेटिव लाइमलाइट में पोर्ट्रे कर रहे थे। वो ये कहते थे कि ऐश्वर्या काम को लेके बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं और दूसरी हीरोइनों के रोल कटवाने में लगी रहती हैं। सुभाष घई ने दावा किया कि ऐश्वर्या ने जोश फिल्म में दूसरी लीड एक्ट्रेस प्रिया गिल के सीन पर कैंची चलवा दी थी। दोस्तों, आपको शक्ति कपूर का स्टिंग ऑपरेशन याद होगा, ना देखा हो तो आप गूगल सर्च करके जरूर देखिएगा। उसमें वो ऐश्वर्या, सुभाष घई, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी ऐसे कई फेमस नाम को लेकर दावा कर रहे थे कि इन सभी एक्ट्रेसेस को भी काम पाने के लिए कंप्रोमाइज करना पड़ा था। ऐसा शक्ति कपूर एक स्टिंग ऑपरेशन में खुलकर बोलते नजर आ रहे थे। स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने कहा कि सुभाष घई को खुश करके ही ऐश्वर्या को ताल फिल्म मिली थी। अब उनके जैसे अच्छे कैरेक्टर के शख्स की बातों में कितनी सच्चाई हो सकती है, इसको छोड़ भी दें तो ताल फिल्म के इस फोटो शूट के आगे के पैटर्न को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही आपको यह भी याद होगा कि ताल फिल्म की शूटिंग के समय एक खबर आग की तरह फैली थी कि सलमान खान ने सुभाष घई को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके पीछे की वजह बताई गई उनकी तब की गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय का इस फिल्म के लिए कास्टिंग काउच किया जाना। ऐश्वर्या राय को सुभाष घई ने अपने इन फेमस बंगले पर बुलाया था, उनके साथ रात गुजारी और तब उन्हें फिल्म की हीरोइन कास्ट किया। इस बात की जानकारी होने पर सलमान ने आपा खो दिया और एक पार्टी के दौरान सुभाष घई को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि अपने पापा सलीम खान के समझाने पर उन्होंने दूसरे दिन जाकर सुभाष घई से माफी भी मांग ली। अब बात एक और सुपरस्टार एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की। साल 1987 में जब उन्होंने फिल्म तेजाब साइन की तो सुभाष घई ने उन्हें सबके सामने डांट लगा दी। उस समय वो उन्हें राम लखन फिल्म के जरिए फिर से लॉन्च कर रहे थे और शायद इसलिए ऐसा बयान दे डाला कि वो माधुरी को ऑन करते हैं। सुभाष घई ने इससे पहले 1996 में माधुरी को हिफाजत और राम लखन फिल्मों में काम दिया था। बताया जाता है कि उस दौर में माधुरी की शुरुआती फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी और उन्हें अशुभ कहा जाने लगा था। तब कोई भी फिल्म मेकर उन्हें कास्ट नहीं करना चाहता था। ऐसे में सुभाष घई ने उनको मौका दिया और फिर उनके फैसलों पर अपना लगातार हक जताने लगे। इस तरह जिन जिन एक्ट्रेसेस को सुभाष घई लॉन्च या रीलॉन्च करते थे उन पर अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश करने लगे और उनके सारे फैसलों में अपनी टांग अड़ाने लगते जैसे उनके पापा हों। हालांकि माधुरी बाकी हीरोइनों के कंपैरिजन में ज्यादा डिप्लोमेटिक मानी जाती थी, शायद इसलिए लंबी पारी खेलने में कामयाब रहीं और सुभाष घई की फेवरेट फिल्म में रहीं। उन्होंने कभी भी उनसे डायरेक्ट पंगा नहीं लिया और धीरे धीरे उनके साथ काम करना कम किया। अब बात सुभाष घई पे लगे सबसे बड़े एलिगेशन की, जिसे लगाया था टीवी एक्ट्रेस और मॉडल कैट शर्मा ने। इन्होंने सिर्फ बोला ही नहीं बल्कि घई साहब पर हैरेस करने का मामला भी दर्ज करा दिया। कैट ने बताया था कि 6 अगस्त 2018 को सुभाष घई ने मुझे बर्थडे पार्टी में बुलाया, जहां केक काटने के बाद सबके सामने मुझे बॉडी मसाज देने के लिए कह दिया। फिर उन्होंने मुझे एक कमरे में बात करने के लिए बुलाया और जब मैं अंदर गई तो मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। कैट शर्मा ने 12 अक्टूबर 2018 को सुभाष घई के खिलाफ वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शोषण का मामला दर्ज कराया।
जिसमें यह भी कहा गया जब उन्होंने सुभाष घई के साथ काम छोड़ने की कोशिश की तो उन्हें लगातार धमकी दी गई कि अगर वो सुभाष घई के साथ रात नहीं बिताएंगी तो उन्हें लॉन्च नहीं किया जाएगा। उन्होंने मुझे उसके बाद ब्लैकमेल करा, मॉलेस्टेट तो किया, उसके बाद थ्रेटन लगाया, ब्लैकमेल किया, मुझे बोला कि आप यहाँ से बाहर जाके बताओ। मैंने कहा मुझे जाना है, आप यहाँ से जाके बताओ, या तो आज आप डिसीजन लोगे, आज या तो कभी नहीं, आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है और इंडस्ट्री में आपको काम करना है कि नहीं करना है। मैं आपको लॉन्च नहीं करूँगा अगर आप पूरी नाइट मेरे साथ नहीं रुके। इस पर सुभाष घई ने 12 अक्टूबर को ही एक ट्वीट कर लिखा कि मी टू अब फैशन बन गया है। मुझे इस आंदोलन में अपना नाम जोड़े जाने पर बहुत पीड़ा है, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि कॉस्मेटिक दुनिया के बावजूद हम किस तरह रहते हैं। हालांकि कुछ वक्त बाद कैट ने अपनी शिकायत वापस ले ली। 24 नवंबर 2018 को एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि कैट शर्मा ने आखिरकार 14 नवंबर 2018 को अपनी शिकायत वापस ले ली है, जिसकी मेन वजह पुलिस की निष्क्रियता को बताया गया। कैट ने कहा कि जिस तरह से मीटू कैंपेन की प्रतिक्रिया मिली है उससे मैं बेहद निराश हूं, लिहाजा मैं अपनी बीमार मां का ख्याल रखना चाहती हूं और इस केस में इधर उधर धक्के खाना नहीं चाहती। मीटू कैंपेन का मजाक उड़ाया जा रहा है क्योंकि इतने आरोपों के बाद भी एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। जब मैंने कुछ सोशल मीडिया पर कह दिया, फिर भी मुंबई पुलिस मुझसे यही पूछती रही कि क्या मैं मामला दर्ज कराना चाहती हूं और पूछताछ के नाम पर मुझे ही परेशान करती रही। उसी दौरान बिजनेस स्टैंडर्ड और ANI आदि न्यूज एजेंसीज ने 6 दिसंबर 2018 की अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुंबई पुलिस एक क्लोजर रिपोर्ट जारी कर रही है जिसमें आरोपों को फैब्रिकेटेड बताया गया और कहा कि कोई सब्सटेंस नहीं मिला, इसलिए केस को क्लोज किया जा रहा है। इसी तरह इससे पहले एक और महिला ने सुभाष घई पर जबरन शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था। पुलिस ने उस महिला का नाम पब्लिक नहीं किया था। विक्टिम ने सुभाष घई पर शराब में ड्रग्स मिलाकर देने और उनके साथ गलत काम करने के आरोप लगाए थे। उन्होंने बताया था कि वो सुभाष घई के साथ काम करती थी। इस मामले पर सुभाष घई ने भी सफाई दी और एक ट्वीट कर लिखा था, मैं निश्चित रूप से मीटू कैंपेन में महिलाओं का समर्थक हूं, लेकिन अनुचित लाभ लेने वाले लोग शॉर्ट टाइम में इस फेम को हजम नहीं कर पाएंगे। लोग मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरे वकील इस मामले को आगे देखेंगे। दोस्तों, इनसे पहले इजरायली मॉडल रीना गोला ने भी अपनी बुक में सुभाष घई पर एलिगेशन का आरोप लगाया था और वो उन्हें जबरदस्ती बेडरूम में ले जाना चाहते थे। वो साल 2007 से बॉलीवुड में काम पाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और इस बीच सुभाष घई ने उन्हें काम के बदले अपने साथ सोने का ऑफर दिया था, लेकिन रीना ने इनकार कर दिया था। तो सुभाष घई से जुड़े जितने भी इंसिडेंट्स की हमने चर्चा की उनमें पावर के मिसयूज का सिमिलर पैटर्न देखने को मिलता है और एक कॉमन चीज साफ दिखती है, नई एक्ट्रेसेस पे कंट्रोल और सेंस ऑफ ऑनरशिप का नजरिया। भले ये आरोप कभी लीगली साबित ना हुए हों या पैसा और पावर की गोद में शांति से सुला दिए गए हों, लेकिन ये इंसिडेंट्स उस दौर की बॉलीवुड इंडस्ट्री की पावर डायनेमिक्स और जेंडर इनइक्वालिटी को उजागर करते हैं, जहां तब खासकर फीमेल आर्टिस्ट को अक्सर मजबूरी में चुप रहने को मजबूर होना पड़ता था। दोस्तों, पहले कई पावरफुल फिल्मी हस्तियां अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों वाले मीडिया आर्टिकल्स को साइलेंटली हटवा भी देती थी और अपनी इमेज को इजीली वाटर वॉश करा देती थी, लेकिन इंटरनेट बूम के बाद ये काफी मुश्किल हो गया और अब उनकी पुरानी हरकतों को भी लोग कॉल आउट करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए ये काफी अच्छी बात है। बॉलीवुड में कई क्रीपी चीप हरकतों वाले अजीबोगरीब फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स वगैरह रहे हैं और आज भी हैं, जिनमें महेश भट्ट, बोनी कपूर, राम गोपाल वर्मा, अन्नू मलिक और करण जौहर जैसे कई नाम खूब उछले। इनमें से करण जौहर पर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसे आप हमारी लॉन्ग वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाकी ऐसी फिल्मी पर्सनैलिटीज पर अगर आप कोई डिटेल्ड स्टोरी देखना चाहते हैं तो उनके नाम हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हीं की स्टोरी लाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। आप देख रहे हैं डार्क बॉलीवुड। शुक्रिया, नमस्कार।